बच्चों लास्ट क्लास में हमने संयुक्त व्यंजन और अवरोधी व्यंजन करके चीजें यहाँ पे कंप्लीट की थी। अब मैं आपको दो शब्द पे छोड़ के गया था, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, और मैं बोला था सारांश। ये चीजें बचा हुआ जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम इसी तरीके से पूरी चीजों को कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अल्प प्राण से, यानी कि प्राणत्व के आधार पे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, प्राणत्व के आधार पे व्यंजन के प्रकार। ठीक है, नहीं दिख रहा है? बंद कर दें। प्राणत्व के आधार पे व्यंजन के प्रकार। बच्चों ये कायदे से दो तरीके के होते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं तो देखिएगा। एक होता है बच्चों अल्प प्राण। क्या कहलाता है? एक अल्प प्राण, ठीक है। और एक होता है महाप्राण। एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। बच्चों देखो, जिन वर्ण के उच्चारण में समझिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से जब हवा निकलती है तो थोड़ी सी हवा निकलती है, और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। तो मुख से निकलने वाली हवा के आधार पे, है ना, तो ऐसा लिखेंगे, जिन व्यंजन के उच्चारण में जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अब देखिएगा बच्चों, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी में, अल्प प्राण की संख्या। जैसे बच्चों आप बोलते हो का, खा, गा, घा, ऐसा करके बोलते हो ना, है ना? का, खा, गा, घा। तो का में क्या हो रहा है? कम समय के लिए हो रहा है। खा में क्या हो रहा है? अधिक समय के लिए हो रहा है। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है बच्चों? अल्प प्राण कहलाता है। तो लिखेंगे इसमें अल्प प्राण की संख्या इनमें शामिल हैं। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। देखिएगा पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कैसे, देखिएगा बच्चों, का, गा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, चा, जा, इया, ता, ठा, डा। ये दिख रहा है बच्चों, कितने दिखे? 5 का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, है ना? मैंने कल चीट कोड बताया था ना, कैसे क्या कौन कौन से वर्ग हैं। तो पहला क्या है?
कंठस कंठव्य, दूसरा क्या है तालव्य, तीसरा क्या है मूर्धन्य, चौथा क्या है हाँ दो केटीएम दो दंतव्य और ओ औष्ठव्य, ऐसे बताया था है ना। तो कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, औष्ठव्य ऐसे बताया था बच्चों। इसमें पहला और तीसरा जो शब्द है वो क्या कहलाएगा, वो अल्प प्राण कहलाएगा। अब इसके अलावा बच्चों अंतस्थ व्यंजन में जितने भी व्यंजन हैं यानी कि 15 ऐसे हो गए, या र ला वा, इस प्रकार से बच्चों टोटल इसकी संख्या अगर देखी जाए तो अल्प प्राण की संख्या कितनी है 19, और यहाँ आपके पास कितनी संख्या है तो देखो 03 03 03 03 03 04 19। क्लियर हुआ? हाँ अर्ध स्वर कहलाता है, ये अर्ध स्वर कहलाता है। हाँ फिर भी इसमें नहीं, आप बोलने में कैसा लगा य र ल व, कम समझ लो य र ल व, प फ ब भ म, तो सेकंड ज्यादा लग रहा है। लिखा ना, देखो जिन व्यंजन के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, हाँ बच्चों दूसरा है अल्प प्राण हो गया, दूसरा है महाप्राण। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम हवा निकलती है वो अल्प प्राण, और जिन स्वरों के उच्चारण में ज्यादा हवा, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन व्यंजन के उच्चारण, व्यंजन पढ़ रहे हैं, जिन व्यंजन के उच्चारण में, जिन व्यंजन के उच्चारण में ज्यादा हवा निकलती है और बोलने में ज्यादा समय लगता है, क्या कहलाता है बच्चों, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 14 है। कैसे बच्चों, तो ये इनमें शामिल हैं 2 और 4 वर्ण। 2 और 4 कौन कौन से शामिल है तो देखिएगा बच्चों, ख घ छ झ थ ढ थ ध ह भ। फिर इसके बाद बच्चों ये दो शब्द हो गए, श संघर्षी पूरे, श संघर्षी, ये सब मिला के कितना हो जाएंगे टोटल 14। सब कैसे हैं, सब बच्चों क्या कहलाते हैं, महाप्राण। क्या कहलाते हैं, महाप्राण। अब हम पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पे। कंपन के आधार पे स्वरों के 2 प्रकार हैं बच्चों, या घोषत्व के आधार पे स्वरों के 2 प्रकार हैं, जिसे हम अघोष और सघोष कहते हैं। बढ़े आगे तो देखो, कंपन के
आधार पर व्यंजन के प्रकार। कंपन के आधार पे व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं बच्चों? तो बच्चों एक है अघोष और दूसरा है सघोष। देखिएगा, तो जिन व्यंजन के उच्चारण में जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं। अघोष कहते हैं। क्या हो गया? जिन शब्दों के उच्चारण में कंपन ना हो, क ख ग, घ अंदर, क ख अंदर से आया, कंठा पे था, लेकिन ग और घ कैसे हुए? ग और घा कैसे हुए? जिसमें हम क्या निकल रहे, एक उच्चारण सा निकल रहा है, एक खरारा पर निकल रहा है, स्वर कंपन का प्रयोग हो रहा है। तो याद रखिएगा बच्चों कि पहला और दूसरा जो वर्ण है उसमें जिसमें स्वर तंत्रियों का कंपन ना हो, यानी का और खा में कंपन नहीं हो रहा है, लेकिन ग घ में कंपन हो रहा है। ठीक है, तो का और खा कैसे कहलाएंगे बच्चों? अघोष। क्या कहलाएंगे? अघोष। इसी तरीके से बच्चों चा छ, ठीक है, फिर क्या होगा? टा था ता था पा फा। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ऊष्म व्यंजन के 3 चीजें शामिल होंगी, श ख सा। श ख सा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी देगी बच्चों? इनकी संख्या कायदे से जब सब को कैलकुलेट करेंगे तो 13 है। तो इनकी संख्या बच्चों याद रखिएगा 13 है। इनकी संख्या कितनी है? 13 है। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल, आइए आइए। अरे वाह, आप आ गए। कैसे कल नहीं आना हुआ? कल ही बात हुई थी कि परसों बात हुई थी आपसे? कल। ठीक, बात तो परसों हुई थी। सोच रही हमको याद नहीं रहता है, हमको सब याद रहता है। बिल्कुल आइए। अरे वाह, कैसे 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 आ गए तुम? बुलाया तो याद आ गया। चलो, सही टाइम में आओ, ज्यादा आगे नहीं निकला है और थोड़ा सा सही तरीके से हो रहा है। देख रहे हिंदी के पीपीटीज देखे हो कि नहीं देखे हो? कुछ देखा है कि नहीं देखा है? स्क्रॉल करके देख लेना। अभी अच्छा है, शुरू से स्टार्ट हुआ है, ज्यादा नहीं आगे निकला है। फिर भी 7 क्लास निकल गई, 7 क्लास, लेकिन यूट्यूब पर डल भी गई। मतलब 5 क्लास तो डली है, एप्लीकेशन तो डली गई। चले आगे बढ़े। देखो, जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन हो, स्वर तंत्रियों का कंपन होता है, उसे बच्चों सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। यानी इसमें बच्चों
3, 4, 5 वाले वर्ण आते हैं। कितने वर्ण, कौन से वर्ण आते हैं? 3, 4, 5 वाले वर्ण आते हैं। देखो इनकी संख्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इनकी संख्या 31 है, 31 है, इनकी संख्या 31 है। कैसे है तो देखिए, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पहले समझेंगे। इनमें शामिल हैं, कौन कौन सा शामिल होगा बच्चों? तो देखो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण शामिल होगा। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण शामिल होगा। तो हम का वर्ग से चालू करते हैं। तो सबसे पहले का वर्ग में क्या आएगा तीसरा, चौथा, पांचवा में? तो गा, घा, अंगा। फिर क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा बच्चों? चा वर्ग में आएगा, क्या आएगा? च, छ, ज, झ, इया। ता वर्ग में क्या आएगा? तो ड, ढ, अड़ा। फिर क्या आएगा ता वर्ग में बच्चों? तो ता वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न। फिर पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये आएगा। फिर किसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पे ये टोटल कितने हुए? देखो 3, कितने हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल हर जगह कितने वर्ण आए? 5 वर्ण आए। 5, 5, 5, 5, 5। अब देखिए बच्चों, इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। क्या, कौन कौन से व्यंजन आते हैं? अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में क्या नहीं आता? संघर्षी व्यंजन बस नहीं आता। सॉरी, ठीक ठीक, सब में कितना आएंगे? 3 3 3 3 3 3 3। अब देखिए आगे क्या होगा। जो अगला वर्ग होगा बच्चों, जो कि अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, उसमें क्या आएगा? या, र, ला और वा। ठीक है, या, र, ला, वा। टोटल कितने हुए बच्चों? तो 15 और 4 19 वर्ण हुए। अब बच्चों इसके अलावा टोटल जितने भी क्या हुए हैं, टोटल जितने भी स्वर हैं, तो या, रा, ला, वा ये हुआ। थोड़ा और बता देते हैं, जगह है अभी। क्या क्या? या, रा, ला, वा। बच्चों अब संघर्षी व्यंजन में क्या क्या आता है? श, ख, श, हा। तो हा भी शामिल होगा किसमें? सघोष में। किसमें शामिल होगा? हाँ, जैसे आप कोई भी किसी व्यक्ति को गाना गाते देते हो तो क्या होता है? स्वर का कंपन कराना होता है। वो स्वर को क्या करता है? कंपन करके चीजों को सही करता है। तो हा करके हम कंपन करते हैं। आप देखो बहुत सारे गाने में हा का प्रयोग होता है। क्या होता है? स्वर का कंपन करना, वेबरेटो जिसको बोलते हैं, स्वर का कंपन कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हा भी आता है बच्चों, इसमें क्या आता है? हा, नीचे वाले। तो देखो गा, घ, अंगा, जा, झ, इया, ट, ड, ढ, अड़ा, दा, धा, ना, बा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, हा। ठीक है, टोटल कितने वर्ण हुए बच्चों? ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। और बच्चों सभी स्वर भी इसमें सम्मिलित हैं। कितने स्वर होते हैं बच्चों? 11 स्वर होते हैं। सभी स्वर सम्मिलित हैं। कितने हो गए? 11। तब देखिए 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 1 20, 20 और 11 31, 31। सघोष में कितने वर्ण हो गए बच्चों? 31। सघोष में कितने वर्ण हो गए? 31। हाँ, क्वेश्चन इसमें 2 तरीके का क्वेश्चन पूछेगा कि कितने व्यंजन शामिल हैं, है ना? तो इनकी संख्या कितनी है? देखो 31 को ऐसे ब्रेक कर लेना। कितने व्यंजन शामिल हैं? तो 20 व्यंजन और 11 स्वर। बोलेगा कितने अंतस्थ व्यंजन शामिल हैं? तो 4 अंतस्थ व्यंजन शामिल। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं अंतस्थ व्यंजन कितने शामिल है। कितने बोलेगा? क्या बोलते हैं? ये स्पर्श व्यंजन शामिल। कितने स्पर्श व्यंजन शामिल है? तो 4 घटा दोगे, 20 में 4 घट गया तो कितना? 20 में 5 घटेगा तो कितना होगा? 15। 15 स्पर्श व्यंजन।
कितने संघर्षी व्यंजन शामिल है? तो एक संघर्षी व्यंजन। एक संघर्षी व्यंजन कैसे हुआ बच्चों बताओ? हा, हा कौन सा व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन है। बहुत सारे तरीके से बन सकता है। अभी कंटिन्यू करना है अमरजीत, है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई अगर ऊपर नीचे हो मैथ वैथ में सुबह आ जाओ 7:30 पे, मैथ की क्लास बगल में चलती, मैथ अभी चालू हुआ है, 2 दिन हुआ है मैं क्लास दे रहा हूँ वहां पे। यहाँ हिंदी चल रहा है, मैथ्स नहीं हुआ ना अभी, मैथ्स बगल में आ जाके उसको 7:30 पे पहुंच जाओ कल से। एक्चुअली में कल से ही स्टार्ट होगा, 2 चीजों में भी पहाड़ा वगैरह सिखाया उसमें, तो आइए वहां आइए। बच्चों अब ना अलग चीज देखो, अभी तक जो आपने पढ़ा है लास्ट में हम समरी बताएंगे। हम क्या देख रहे थे? हमने सबसे पहले देखो अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, सघोष, तो हमने देख लिया, अल्प प्राण देख लिया, महाप्राण देख लिया, घोष देख लिया, सघोष देख लिया, और लास्ट में क्या लिखा है? सारांश। सारांश के पहले व्यंजन के कुछ अन्य तरीके हैं जिसमें मैंने, अच्छा कल मैंने देशज विदेशज शब्द बताया था, और बताया था ना क्या? क ख ग ज फ में जब एक मात्रा होती है ऐसे बताया था ना कि कोई भी अगर शब्द होता है तो ऊपर मात्रा लगेगी तो क्या कहलाएगा? बोलो, अनुस्वार। क्या कहलाएगा? कोई शब्द है और अगर शब्द के बाहर, जैसे ये शब्द मानो इसके इधर लगे तो क्या कहलाएगा? पंचमाक्षर। क्या कहलाएगा? पंचमाक्षर। अगर कोई शब्द है ऐसा वर्ण है और शब्द के नीचे लग गया, है ना, उत्क्षिप्त, तो ऐसे कितने वर्ण? जैसे अड़ा और ढा, ये क्या कहलाएगा? उत्क्षिप्त कहलाएगा। या द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात व्यंजन, ऐसे ही बोला था, ठीक है। और बच्चों अगर किसी शब्द के, जैसे ये शब्द है, शब्द के पहले लग गया, जैसे कि अखबार। क्या? अखबार। तो अखबार कैसे लिखते हैं? तो अख, यहाँ पे बिंदु लगता है। ऐसे वाले कितने वर्ण बताया था आपको? ऐसे वाले 4 वर्ण बताया था, का के साथ, खा के साथ, गा के साथ, 5 वर्ण बताया था, जा के साथ और फा के साथ। ये 5 वर्ण कैसे वर्ण कहलाते हैं? नुक्ता वर्ण। क्या बताया था इनको? एक शब्द बताया था मैंने, नुक्ता, नुक्ता वर्ण, जिसे मैंने बताया था जैसे एक शब्द है जिक्र, जिक्र नहीं जिक्र, यहां से बोलते हैं जिक्र, ठीक है, तो नुक्ता लगा के। तो नुक्ता वाले कितने वर्ण बताया था? 5 वर्ण। मैंने बताया था ना इसको सिरोरेखा बोलते हैं, ये सिरोरेखा कहलाती है। फिर इसके बाद बिंदु, ये बता दिया था, है ना। इसी तरीके का बच्चों अब ध्वनि के आधार पे वर्ण के प्रकार, कैसे, किस आधार पे? ध्वनि के आधार पे। तो देखिएगा बच्चों, कभी ऐसा, मतलब ये जनरली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको ये लगे कि हमने कंप्लीट हिंदी देखी है। जनरली टीचर्स नहीं बताते हैं ये। देखो 3 तरीके की ध्वनि होती है। एक कहलाता है संयुक्त ध्वनि। क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनि। एक कहलाता है संपृक्त ध्वनि, एक कहलाता है संयुक्त ध्वनि, एक कहलाता है संपृक्त ध्वनि, और एक कहलाता है बच्चों युग्मक ध्वनि। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा।
पहला है बच्चों संयुक्त ध्वनि, दूसरा है संपृक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि। एक और जो है बच्चों वो कहलाता है युग्मक ध्वनि। अच्छा, इन चीज को समझने से पहले हम एग्जाम्पल लिखेंगे ताकि चीजें हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल पहले लिखते हैं ताकि फिर मेरे को इसको एक्सप्लेन करते बने। बच्चों जैसे देखिए उदाहरण, जैसे प्राण, घृणा, तो प्रा के साथ क्या लगा है? ऑलरेडी रा लगा है। घा के साथ क्या लगा है? ऑलरेडी रा लगा है। क्लांत, आधा क्ला, क्लांत, ठीक है, क्लांत दिख रहा है, क्लांत। और एक प्रकर्ष, आकर्ष, तो प्रकर्ष। ये ऐसे शब्द हैं जो दो व्यंजन को एक साथ संयोग से बने हुए हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजन की ध्वनियां संयुक्त होकर एक व्यंजन जैसे लगती हैं तो क्या कहलाता है? वो संयुक्त ध्वनियां कहलाती है। बताएंगे। दूसरा आपको क्या दिख रहा है बच्चों? संपृक्त ध्वनि दिख रही। क्या दिख रही है? हाँ, जब दो ध्वनि एक साथ जुड़ के एक जैसा प्रयोग हो, जैसे कंबल, तो का के साथ अंगा जुड़ा हुआ है, अनुस्वार जुड़ा हुआ है, तो आप कैसे बोले? कंग। आपको समझ में नहीं आ रहा है। पंच, कल बताया था ना, पंच, तो इया जोड़, चा है तो इया होगा, है ना। खा है तो क्या होगा? अंगा होगा सही तरीके से। खा है तो क्या होगा? अंगा। चा है तो क्या होगा? और ठंड, ठंड में क्या है? डा है तो अड़ा होगा, ना के रूप में क्या होगा? अड़ा। चा है तो ना के रूप में क्या होगा? इया। अगर खा है तो ना के रूप में क्या होगा? अंगा। तो पंख, पंच, ठंड, ऐसा सुना है। इसी तरीके से बच्चों अगर एक शब्द है कंबल, संबल, एक शब्द मान लो कंबल, एक शब्द है संबल, तो बच्चों क्या ये प्राण और ये अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है ना। इसमें क्या हो रहा है? रहने को मां के साथ बा भी हो जा रहा है, मां के साथ बा भी हो जा रहा है। ऐसे कंबल को कैसे लिखेंगे? देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा। क धन आ धन मा धन बा धन आ धन ला धन आ, ऐसे। अब ध्यान से देखिए, अब आप एक चीज देख रहे हैं, जब दो या दो से अधिक ध्वनियां मिला है, ये भी आधी ध्वनि, ये भी आधी ध्वनि, ये भी आधी ध्वनि, है ना, क्योंकि ये आधा हो गया ना। मां के बाद आ नहीं आया है, मां के बाद आ कहां है? कंप्लीट कहां है? तुरंत क्या आ गया है? दूसरा बा आ गया है। अब बा का भी आधा आएगा, बा का पूरा होने के लिए बा, है ना। तो देखो दो व्यंजन, दो ध्वनियां एक साथ आ गई, और इसके साथ आ भी है तो आ भी इसके साथ आ गया मान लो। तो ये क्या कहलाता है? जब दो ध्वनियां एक साथ जुड़ के एक ध्वनि बन जाती है। इसमें क्या है? प्रा, तो क्या? पा रा, तो क्या बन जाएगा? प्रा। समझ गया? तो इसमें क्या हो गया? जुड़ रहा है एक साथ, इसलिए नहीं, आधा पा और आधा रा है, तब वो प्रा है। और जब प्राण आ गया तो सिर्फ पा की प्रा की बात करें ना, है ना, इस तरीके से। अब देखो जैसे ये क्या है, इस तरीके से दिख रहा है बच्चों। अब इसको मोटा मोटा ये समझा जाए कि ये कंबल और एक शंबल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर कभी पूछा तो। अब तीसरा युग्म ध्वनि, जैसे मान लो ऐसे बोल दिया है सन्निकट, यानी पास में। तो सन्निकट मतलब क्या होता है? पास में। तो क्या दिखा? ना ना एक साथ आ गया। जब एक ही प्रकार का व्यंजन ध्वनि एक साथ मिल जाए, एक ही ध्वनि जब एक साथ मिलकर एक कंप्लीट ध्वनि बनाए तो क्या कहलाता है? वो युग्मक। एक ही युग्म है, ना के साथ ना जुड़ रहा है। जैसे बोला उज्ज्वल, जा जा, प्रफुल्ल, ला ला, समझ आए? उज्ज्वल, प्रफुल्ल, ला के साथ क्या जुड़ा है? ला। सन्निकट, ना के साथ क्या जुड़ा है? ना। अगर प्रसन्नता, एक शब्द है जैसे प्रसन्नता, है ना, प्रसन्न, तो देखिए ऐसे समझिएगा। आप समझ पा रहे हैं एग्जाम्पल से? पहला कौन सा है? देखो सन्निकट, ना के साथ ना,
प्रसन्न, ना के ना साथ ना, प्रफुल्ल, ठीक है, अक्षुण, अक्षुण, ठीक है। हाँ, तो चा के साथ अच्छा, जैसे इन्होंने बोला कच्चा, बिल्कुल चा के साथ चा, ये कैसे ध्वनि कहलाती है? ये युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डेफिनेशन के तौर पे क्या लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक ध्वनियां आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक ध्वनियां आपस में मिलकर संयुक्त हो जा रही हैं, देखो एक तरफ बच्चों क्या था? पा था, एक तरफ क्या था? रा था। तो पा और रा एक साथ आ गया, एक ही जगह प्राण, पा के साथ ही क्या आ गया? रा। तो लिखा ना, जब दो या दो से अधिक ध्वनियां आपस में मिलकर संयुक्त हो जाती हैं, तो कौन सा व्यंजन होगा? संयुक्त ध्वनि व्यंजन, संयुक्त ध्वनि। ठीक है, अब देखिएगा, जब दो या दो से अधिक ध्वनि, जब दो या दो से अधिक ध्वनि आपस में जुड़ी हुई होती है, संपृक्त, ठीक है बच्चों। तीसरा आ गया युग्मक ध्वनि। जब दो या दो से अधिक समान ध्वनि आपस में मिलती है, तब युग्मक ध्वनि कहलाती है। बच्चों याद रखिएगा, इसमें मैंने एग्जाम्पल पहले दिया ताकि आपको समझना आसान हो। ठीक हुआ। ध्वनि के आधार पे प्रकार, घोष के आधार पे अघोष और सघोष, वायु के आधार पे, बोलने के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे अल्प प्राण, महाप्राण, ध्वनि के आधार पे संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि।
ठीक है। अब देखो आपको ना एक चीज आपको दिख रही होगी बच्चों, इसमें यहां से जैसे बच्ची ने प्रश्न पूछा था, वहां से मेरे दिमाग में एक चीज आया कि उसको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे हम बोले ना प्राण, घृणा, क्लांत, प्रकर्ष, तो अब ना राग, रा जो देखो रा कैसे लगता है, एक चीज समझिएगा, एक रा बच्चों ऊपर लगता है ऐसे, एक रा लगता है शब्द के बाद ऐसे, है ना, और एक रा जो लगता है बच्चों वो इस तरीके से लगता है। तो अभी आप मोटा मोटा जानिए कि रा को लगने के भी नियम है। तो हाँ, तो रा का विविध रूप में प्रयोग, ठीक है। क्या बोले थे बेटा? हाँ, ट्रा, उसको टा को छोड़कर, ट्रा में सिर्फ टा वर्ग है जिसमें ऐसा लगता है, ठीक है। तो अब रा का व्यंजन में लगने का नियम, तो बच्चों दो तीन और उटपटांग चीजें बता देते हैं, फिर लास्ट में समरी करेंगे। समरी मतलब जितना भी हमने स्वर व्यंजन है, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में पूरे कंठव्य कौन सा, तालव्य कौन सा, कहां से क्या है, उसको कर देंगे। तो हाँ, हम बात करते हैं रा को, रा का व्यंजन में प्रयोग, रा का व्यंजन में प्रयोग, ठीक है, रा का व्यंजन में प्रयोग। पहला चीज तो स्वर रहित रा का व्यंजन के साथ सामान्यतः अगर प्रयोग होता है तो अगले वर्ण में रा जुड़ जाता है। जैसे बच्चों कर्म, कर्म है, क्या दिख रहा है आपको? कर्म दिख रहा है ना, तो कर्म कैसे होगा? तो का क्या है बच्चों? व्यंजन है का, फिर रा, फिर मा। सामने देखेंगे का को मैं और नहीं तोड़ रहा हूं, का और मा ये दोनों व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है। स्वर रहित रा का व्यंजन के साथ सामान्यतः अगर प्रयोग होता है तो अगले वर्ण मतलब अगले वर्ण में रा जुड़ जाता है। अगले वर्ण में रा क्या होता है बच्चों? जुड़ जाता है, ठीक है। देखिए जैसे कर्म है तो रा का में भी तो जुड़ सकता था, तो का में नहीं जुड़ता है, किस में जुड़ता है? अगले वर्ण में जुड़ता है। जैसे क्या आपको क्या दिख रहा है? कर्म दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कर्म। जैसे इसी तरीके से बच्चों वर्षा, सर्प, वर्षा हो गया, सर्प हो गया, रा का प्रयोग हमने देख लिया। अब रा का ये पहला नियम हो गया, रा बनाने का दूसरा नियम बच्चों टा वर्ग को छोड़ करके, किसको? टा वर्ग को छोड़ करके जब देखो टा वर्ग को छोड़ करके जब रा व्यंजन में मिलता है तो वह पहले वर्ण के साथ इस रूप में जोड़ा जाता है। देखो एक कौन सा हो गया? अगले वर्ण में जोड़ते हैं, और दूसरे में क्या हो रहा है बच्चों? दूसरे वर्ण में जोड़ रहे हैं।
ठीक है। देखिएगा, जैसे मान लो एक शब्द है बच्चों भद्र, समझना बच्चों, भद्र, ठीक है, क्या है, भद्र। दा के बाद कोई व्यंजन है, व्यंजन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो हमको फिर एक ऐसे नियम को बनाने की जरूरत पड़ी जो उस व्यंजन के साथ ही जुड़ जाए। जैसे भा के साथ दा आया, दा के बाद कोई रा आ रहा है क्या, मतलब कोई और वर्ण व्यंजन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो व्यंजन में कैसे जुड़ेगा, तो इसलिए हमको कैसे भी शब्द की जरूरत पड़ी जो उसी में जुड़ जाए। तो जैसे क्या हो गया भद्र, तो भ फिर द फिर रा, और इसमें दा भी छोटा है और रा भी छोटा है, आ नहीं आ पाया है, इसलिए दा के साथ आधा दा है और आधा रा है ना। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हो। इसी तरीके से एक और बताएंगे, समुद्र प्रण, तो बच्चों प्रण कैसे लिखते हैं, पा है और यहीं पर रा है, आ नहीं आया है, ध्यान से देखेंगे इधर, पा कैसे था, पा धन आ, तो पा यहां पे हलंत वाला है, रा भी हलंत वाला है, फिर अणा है, यानी आ का जब लेप हो जाए, लोप हो जाए, आ ना रहे, व्यंजन स्वर रहित ना, देखो टावर को छोड़कर जब रा व्यंजन में मिलता है ना, और अच्छा क्या हो जाएगा, स्वर रहित व्यंजन में, स्वर रहित व्यंजन में, क्या स्वर रहित व्यंजन में मिलता है तो सीधे जुड़ जाएगा। क्रम, क्रम, जैसे का हुआ, का के बाद तुरंत क्या आ गया बच्चों, रा आ गया, और आ नहीं आने पाया, है ना, तो क्रम, समझ आया कि नहीं आया। इसमें क्या हुआ है, कर्म, तो का को आपने पूरा बोला है ना, और रा किस पे गया, अगले पे गया, रा था, तो कर्म और क्रम, कर्म और क्रम, क्रम में का क्या है, आधा है, क्रम, और रा क्या है, आधा है, इसलिए क्रम हुआ है। ये समझा नहीं पाते, आप समझिए इस चीज को, ठीक है, एकदम बेसिक समझ में आया कि नहीं आया। अपवाद देखो, यहां पे अपवाद लिख लेते हैं बच्चों, जैसे अपवाद, टावर को छोड़ के बोला है ना, तो जैसा ट्रक, ड्रम, इसमें कैसा होता है, दो वाला, ट्रक ड्रम, ड्रामा, ये क्या है, अपवाद है बच्चों। तीसरा देखते हैं बच्चों, त्रा के साथ आपने किसके स्वर रहित व्यंजन देखा, अब हम क्या देख रहे हैं, श और रा का नियम, श प्लस रा का नियम, जब भी अगर ऐसा आता है बच्चों, सा और रा एक साथ आते हैं, तो इसको शा और रा को हम सीधे सीधे स्रा में लिखने लगते हैं। याद करो, संयुक्त व्यंजन शा प्लस रा क्या कहलाने लगता है, स्रा कहलाने लगता है, क्या कहलाने लगता है, स्रा कहलाने लगता है। श्रम हो गया, श्रीमान हो गया, श्रद्धा हो गया, आश्रित हो गया, श्रीमती हो गया, है ना, तो मैं एग्जाम्पल लिख देना, कोई जरूरत तो है नहीं इसमें अलग से बताने की। तो श्रम हो गया, श्रीमती हो गया, श्रद्धा हो गया, ठीक है, इस तरीके से स्र। अब बच्चों इसी तरीके से एक और है, शा के साथ जब रा का प्रयोग होता है, अभी क्या कौन सा है, शलजम वाला शा था, अब कौन सा है, सरौते वाला सा है। सा के साथ जब रा का प्रयोग होता है तो स्त्र हो जाता है, स्त्र हो जाता है, स्त्र हो जाता है। कैसे हो जाता है तो देखिएगा, सहस्त्र, जैसे लिखा है सहस्त्र, तो क्या होगा, सह, स इतना था बच्चों, फिर रा था,
फिर ता था, तो सा, एक सेकंड, ये शाह और रा मिलके क्या बन गए? स्त्र बन गए, त्र बन गए। समझ आया कि नहीं? शाह और हा तो ठीक था, और ये शाह और रा बन के क्या बन गए? स्त्र बन गए, है ना? क्या बन गए? त्र बन गए, स्त्र, स्त्र। तो शाह स्र र क्या हो गया? सहस्त्र। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। हम कुल मिला के संयुक्त व्यंजन, संपृक्त संयुक्त ध्वनि व्यंजन, संपृक्त ध्वनि व्यंजन, युग्मक ध्वनि व्यंजन, और उसकी वजह से हम रा के व्यंजन का कैसे प्रयोग होता है ये हमने सीख लिया। अब बच्चों एक कंप्लीट टेबल बनेगा। बच्चों ये जीव वाला हिस्सा है। ये जीव वाला हिस्सा है, ठीक है। ये कोकल है। यहां पे जो ये है ये आपका तालू वाला हिस्सा है। ये आपका यहाँ पे टीथ है और ये आपका ओंठ है। तो एक बच्चों ओंठ समझिए, एक आपको क्या समझना है? तालू। एक आपको क्या समझना है? जीभ। एक आपको यहाँ पे मूर्धन्य वाला हिस्सा, जब जीभ मुड़ती है ना, तो मूर्धन्य समझना है, ठीक है। एक आपका ये क्या कहलाएगा बच्चों? कंठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंठ, है ना। तो के टी यम मिला, के टी यम। फिर दंतव्य हो गया, ये क्या कहलाएगा? दांत वाला हिस्सा, है ना। तो मैं अभी ना समरी, अभी आज तो समय नहीं है, समरी नहीं, बस मैं आपको बता दे रहा हूं कि कहां कहां से क्या होगा, फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या क्या होगा। एक तो बनेगा, जो शब्द बनेगा वो कंठव्य बनेगा। क्या बनेगा? कंठव्य। दूसरा बनेगा तालव्य। केटीएम, एम बोले तो मूर्धन्य, केटीएम 2, है ना, दंतव्य। वो मतलब क्या होगा बच्चों? ओष्ठव्य। अच्छा, अब बच्चों कंठ और तालु का मिलन होगा। क्या होगा? कंठ और तालु का मिलन होगा, कंठ और ओंठ का मिलन होगा, और दांत और ओंठ का मिलन होगा। तो ऐसे समझिएगा, कंठ और तालु का मिलन हुआ, तो एक नया कौन सा निकला? कंठ तालव्य। क्या निकला? एक कंठ तालव्य। ये सब बताएंगे कल, ठीक है। एक कंठ और ओंठ का मिला, कौन सा मिला? कंठ और ओंठ का मिला, कंठोष्ठ। तो इधर एक और मिलेगा, कंठोष्ठ, ठीक है। दूसरा कौन सा मिला? कंठोष्ठ मिला। एक और होगा बच्चों, दांत और ओंठ को मिलाकर बनेगा, तो क्या कहलाएगा? दंतोष्ठ, ठीक है। एक और कौन सा वर्ड होता है? नासिक्य, जो सिर्फ नाक से बोला जाता है।
तो ये क्या हो गया बच्चों, नाक हो गया। नाक से कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो नासिक्य। कौन सा, नासिक्य। सुनते चलेगा। तो एक और कौन सा वर्ण होगा बच्चों, अगला अगर और वर्ण की बात करेंगे तो एक कौन सा वर्ण होगा, तो नासिक्य होगा। फिर बच्चों कौन सा होगा, ताड़न जात। ताड़न जात, अड़ा अड़ा, ठीक है। एक कौन सा होगा, ताड़न जात होगा। एकदम समरी चलना ना, सब कुछ स्वर किस में आएगा, ये किस में आएगा। एक ताड़न जात होगा, एक अलजीवा होगा। जीव के अंदर के प्रयोग से, कंठ के प्रयोग से, एकदम अंदर जीव जहां पे खत्म होती है, तो अलजीवा वर्ड होगा, जिसको हम, या फिर ऐसे समझो कि नुक्ता वर्ड। एक कौन सा होगा, नुक्ता व्यंजन। ठीक है, सब कुछ बताया है बच्चों। तो टोटल हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग पूरा शामिल करेंगे। कौन कौन से वर्ण आते हैं वो देखेंगे और उसमें क्या क्या चीजें है। तो इस तरीके से हमारा फिर ये चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग जगह में अलग क्या क्या चीजों का प्रयोग करने से आप पहले का जरूर रिवाइज कर लेना। और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कल आपको आपके ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते जाएंगे, 50-50 क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, तो गीता जी, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, है ना।